हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अभी हमने बीएनएस की धारा 189 के बारे में बताया, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 190 जो कि आईपीसी की धारा 149 के समरूप है। विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। साथियों, इस धारा में एक विशिष्ट अपराध के गठन का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का आणविक दायित्व यानी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी उत्पन्न होती है। बिनू भाई रणछोड़ भाई पटेल बनाम राजीव भाई दादा भाई पटेल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ये जो धारा है किसी नए अपराध का गठन नहीं करती है। यह केवल समान उद्देश्य के अग्रसर में किए जाने वाले कार्य के लिए सभी अभियुक्त गणों का प्रतिनिधिक दायित्व निर्धारित करती है। समान उद्देश्य के बारे में हम आपको बता चुके हैं। समान उद्देश्य मतलब एक कोई उद्देश्य है कि इस प्रकार का, जैसे 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह किसी होटल के सामने खड़ा हो गया, किसको हटाया जाए या बंद करवाया जाए, या किसी शराब के ठेके के सामने पहुंच करके इस प्रकार से करना कि ये बिल्कुल यहाँ से हटाया जाए, भले ही वह निर्धारित स्थान पर हो जो शासन से पट्टा लेकर के किया जा रहा हो, लेकिन उसको हटाने के लिए विधि विरुद्ध जमाव यानी 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित हो गए हैं, उनकी मांग है कि यहाँ से हटाया जाए, या कलेक्टर के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने या कलेक्टर कार्यालय के सामने इकट्ठे होकर के जहां पर 144 धारा खत्म होती है उसके पहले जाकर के इस प्रकार से एकत्रित होना और अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करना, या जो उनका उद्देश्य है उसके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे कि उस कार्य में बाधा पहुंचे या किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए बाध्य करे, इस प्रकार का जमाव। तो ऐसी स्थिति में जो जमाव में सदस्य शामिल हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है और उनको पता रहता है कि वो करना क्या है और किस उद्देश्य के लिए वो एकत्रित हुए हैं। इस धारा के अंतर्गत 2 प्रकार के मामले हैं। पहला क्या है, धारा का प्रथम भाग क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाव के हर सदस्य को उस अपराध के लिए दोष सिद्धि करता है जो किसी सदस्य ने उस जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में किया हो। देखिए इसमें क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि विधि विरुद्ध जमाव के हर सदस्य को उस अपराध के लिए, अपराध मतलब कब होता है, अपराध मतलब विधि द्वारा निषिद्ध कार्य करना। विधि अलाउ नहीं करती कि आप इस प्रकार का कृत्य करें और आप कर रहे हैं, और वह कार्य कब कर रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए ऐसा अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विधि विरुद्ध सदस्य होते हुए, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होते हुए हर सदस्य को उस अपराध के लिए दोषित करता है जो किसी सदस्य ने उस जमाव के समान उद्देश्य को करने के लिए किया है। जैसे एक समान उद्देश्य है, अब मान के चलिए तहसीलदार पटवारी एक किसी एरिया में जमीन नापने के लिए आए हैं और एक परिवार है, परिवार या मोहल्ले के 10-15 लोग एकत्रित होकर के उनको वह कार्य नहीं करने दे रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह भी क्या माना जाएगा, एक उनका समान उद्देश्य है। समान उद्देश्य यानी विधि विरुद्ध जमाव यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने मिल करके वह कार्य रोक दिया, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने वह कार्य क्या किया, उस कार्य के अग्रसर में कोई अपराध किया है। दूसरा भाग क्या कहता है, धारा के द्वितीय भाग में उस जमाव का हर सदस्य उस अपराध को कारित करने के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा जिसके उस उद्देश्य को अग्रसर करने में किए जाने की संभावना उस जमाव के सदस्य जानते थे। मतलब जो वह कार्य कर रहे हैं, जैसे तहसीलदार पटवारी को अपना कार्य नहीं करने देना, तो इस प्रकार से उनको जमीन नपाई नहीं करने देना, अतिक्रमण हटाने के लिए जब टीम जाती है तो अतिक्रमण नहीं हटाने देना, इस प्रकार का कृत्य करना, तो उस स्थिति में अगर किया जाता है, उनको ये पता रहता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो दंडनीय माना गया है। दूसरे शब्दों में इस धारा को 2 भागों में बांटा गया है। अब दूसरे शब्दों में कौन कौन से हैं, विधि विरुद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य के अग्रसर में किया गया कोई अपराध। मान के चलिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं एक किसी जमाव में, उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कृत्य कर दिया जाए, किसी शासकीय सेवक से उलझ जाए या उस प्रकार से रोकने लगे, तो उसके बाद फिर दूसरी क्या कह रही है, कोई अपराध जिसका समान उद्देश्य के अग्रसर में किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव जानता हो। इस धारा में आणविक दायित्व का आधार विधि विरुद्ध जमाव की सदस्यता है।
मतलब क्या हुआ, उनमें से अगर एक व्यक्ति के द्वारा भी इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि वो सबने किया है। समान उद्देश्य को अग्रसर करने में कार्य ऐसा हो जो समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया हो। जो भी कार्य किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या हो, समान उद्देश्य, यानी जितने भी लोग हैं उन सबको उस उद्देश्य के बारे में पता है, उस सहमत हैं। प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित होना चाहिए कि कथित व्यक्ति अपराध की किसी अवस्था में केवल सदस्य ही नहीं था, अपितु सभी अवसरों पर उसने जमाओं के समान उद्देश्यों में हिस्सा लिया। जहां जहां भी जरूरत हुई वहां वहां उपस्थित हुआ, भाग लिया और उस विधि विरुद्ध जमाओं का हिस्सा बना। सदस्य संभाव्य जानते हो, इस धारा का दूसरा भाग है कि उस परिस्थिति से संबंधित है जिसमें जमाओं के सदस्य जानते थे कि समान उद्देश्य के अग्रसर में अपराध का कार्य किया जाना संभाव्य था। मतलब जो एकत्रित हो रहे हैं लोग, उनको पता था कि हम यहाँ पर विरोध करेंगे, जो तहसीलदार पटवारी अपना कार्य करने आ रहे हैं या अतिक्रमण दल अपना कार्य करने आ रहे हैं, हम यहाँ इकट्ठा होकर के रोकेंगे और रोकने में ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि अपराध होगा। तो यह जानते थे संभाव्य अपराध होना, फिर भी सम्मिलित हो रहे हैं। एक वस्तु का उस समय घटित होना संभाव्य है जबकि वह कदाचित घटित होगी, यह निश्चित घटित हो सकती है। शब्द जानता था अपराध कारित होते समय मस्तिष्क की स्थिति को इंगित करता है, ना कि उसके बाद। क्या करता है? मस्तिष्क की स्थिति को इंगित करता है। केसी मैथ्यू के बाद में मध्य रात्रि के समय लोग पटाखे, गड़ासे तथा हौकिया लिए हुए उन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए एकत्रित हुए जिन्हें पुलिस अपने पहरे में रखी हुई थी। यह निर्णय दिया गया कि उन्हें इस बात का ज्ञान रहा होगा कि हत्या की जाएगी, फलता हत्या तथा बलवा के लिए सजा न्याय संगत थी। देखिए साथियों, किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब कुछ लोग हथियारों से सुसज्जित होकर के पहुंच गए छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति पहुंच रहे हैं तो उनको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं, और जानते हुए जाना, शामिल होना वो दंडनीय बताया गया है। 5 या अधिक व्यक्ति, इस धारा के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि समान उद्देश्य में कम से कम 5 व्यक्ति भागीदार थे। क्या थे? कम से कम 5 व्यक्ति भागीदार थे। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति निसंदेह सिद्ध की जानी चाहिए, भले ही उसमें से कुछ ऐसे हों जिनकी पहचान नहीं की जा सकती थी या उनकी शिनाख्त संदेहास्पद थी। इसके लिए जरूरी है 5 या 5 से अधिक, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी पहचान हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं दूसरे जिले के, दूसरे प्रदेश के कई व्यक्ति आकर के शामिल हैं, लेकिन उनका उद्देश्य शामिल होना रहा हो उस विधि विरुद्ध जमाओं में। ऐसे मामलों में 5 से कम व्यक्तियों को भी दंडित किया जा सकता है, किंतु यदि यह संदेहास्पद है कि कम से कम 5 व्यक्ति थे तो इस धारा के अंतर्गत सजा संभव नहीं है। लेकिन टोटल ही 5 से कम है तो फिर इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। 5 या 5 से अधिक हो, भले उनमें से 2 ही शनाख्त हो, 3 का पता न चल पाया हो आज तक, लेकिन संख्या 5 होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302, 149 के अधीन केवल 6 व्यक्ति ही आरोपित थे, 2 दोष मुक्त कर दिए गए थे। वहां शेष 4 को धारा 302, 34 के अधीन दोष सिद्ध हो सकती थी। संपत्ति की आत्म प्रतिरक्षा में कार्य करने वाले लोग विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य नहीं हो सकते। देखिए साथियों, इसमें हम आपको बताएं क्या कहा गया है कि एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302। 148 क्या कहती है? घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। घातक आयुध से सज्जित होकर के, चूंकि देखिए मर्डर हुआ है तो घातक आयुध तो हुए होंगे, तो इसमें स्पष्ट का एक उदाहरण दिया है कि 148, 302, 149 के अधीन केवल 6 व्यक्ति ही आरोपित थे और 2 दोष मुक्त कर दिए गए। 6 थे, 6 में आरोपित थे, लेकिन भले 2 दोष मुक्त कर दिए गए हों, वहां शेष 4 की धारा 302/34 के अधीन दोष सिद्धि हो सकती थी। संपत्ति की प्रतिरक्षा में कार्य करने वाले लोग विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य नहीं हो सकते। साथियों, फिर से समझिए इस धारा में क्या कहा गया है। देखिए, चार्ज लगा, FIR हुई 6 लोगों के खिलाफ। जब FIR हुई हत्या की और 148, 149, 302 का मामला कायम किया गया, उसके बाद ट्रायल चला, उसमें से 2 लोगों को क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। तो फिर भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो 148, 149 के अंतर्गत आएंगे, फिर 34 के अंतर्गत उनको ले लिया जाएगा। इस अपराध को 302/34 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।
धारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया गया कि जहां विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हत्या के मामले में कुछ अभियुक्त दोष मुक्त कर दिए गए हो और बचे हुए अभियुक्तों की संख्या 5 से कम रह गई हो, वहां अभियुक्त गणों को धारा 149 के अंतर्गत नहीं किंतु धारा 34 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। साथियों, स्पष्ट हुआ। धारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया कि जहां विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हत्या के मामले में यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसमें से कुछ अभियुक्त दोष मुक्त कर दिए गए। अब जो दोष मुक्त कर दिए गए बचे कितने? 5 से कम बचे। ऐसी स्थिति में वहां पर बीएनएस की धारा 190 यानी 149 न लग करके बीएनएस की धारा 3 सब क्लोज 5 और आईपीसी की धारा क्या 34 के तहत दंडित किया जाएगा। कृष्णप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि समान उद्देश्य के अग्रसर में किए जाने वाले कार्य के लिए विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व दायित्व हो, चाहे सभी सदस्यों ने क्षति कारित की हो या ना हो, नहीं की हो, उनकी सबका उसमें देखिए दायित्व कैसे होगा कि उनको पता था कि हम यह कार्य करने जा रहे हैं और जानते हुए सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनका, और भले ही वो सभी नहीं कर रहे हैं, उनमें से एक ने मार दिया किसी को, मर गया, तो सब ऐसा माना जाएगा कि सबने उपकार किया है। इस धारा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ये हम पढ़ लेते हैं। अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो, सबसे पहली शर्त क्या है इसका आवश्यक तत्व? अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो। दूसरा, इस विधि विरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध कारित किया गया हो। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के बाद कोई अपराध कारित किया गया हो, अपराध मतलब ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा दंडनीय है, उस कृत्य को किया गया हो। अपराध ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिसके बारे में जमाव के सदस्य यह जानते हों कि समान उद्देश्य को अग्रसर करने में उसका अपराध किया जाना संभव है। जिस उद्देश्य के लिए वो लोग इकट्ठित हो रहे हैं उसमें उन सभी को पता था कि इस प्रकार का अपराध तो होगा ही। जैसे मान के चलिए हमने आपको अतिक्रमण वाला बताया, हमने आपको नपाई वाला बताया कि जमीन नापने के लिए तहसीलदार पटवारी आए हुए हैं, उनको रोकने के लिए। देखिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद उनको पता है कि रोकेंगे तो हाथापाई होगी, मार पिटाई होगी। तो इस प्रकार की स्थिति अगर बन रही है, क्या हो रही है, इस प्रकार की स्थिति बनती है इस कंडीशन में, तो दंडनीय माना जाएगा। इस धारा में क्या बताया गया है, यह धारा अपने आप में पूर्ण नहीं है क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा किसमें दी गई है? बीएनएस की धारा 189 में दी गई है। अतः इन दोनों धाराओं को साथ पढ़ा जाना चाहिए, इस धारा को और इस धारा को साथ पढ़ा जाना चाहिए। बीएनएस की धारा 189 और 190 को साथ में पढ़ा जाना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत केवल उन व्यक्तियों के प्रति, यह धारा उन व्यक्तियों के प्रति लागू होती है जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हों। ये जो धारा है 190 ये किनके ऊपर लागू होती है? जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हों। अब हम पढ़ लेंगे, देखिए अभी हमने आपको बता दिया 190 और आईपीसी की धारा 149 स्पष्ट कर दिया क्या है, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई अपराध कर रहे हैं। मतलब सबसे पहली स्थिति क्या है, मिल रहे हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है और उस विधि विरुद्ध जमाव में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबका एक उद्देश्य है, उन सबको पता है, जानते हुए सहमति के साथ सम्मिलित हुए हैं और फिर उनके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए, भले ही किसी एक ने किया है तो ये माना जाएगा सबने किया। क्यों? क्योंकि उनका सबका समान उद्देश्य एक ही था, वो प्रयोजन जिस प्रयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें बीएनएस की धारा 3 सब क्लोज 5 जो कि आईपीसी की धारा 34 और बीएनएस की धारा 190 जो कि आईपीसी की धारा 149 में क्या अंतर है ये हम आपको बताएंगे। देखिए आईपीसी की धारा 34 तब लागू होती है जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, जबकि यह धारा कब लागू होती है? 190 यानी आईपीसी की धारा 149 तब लागू होती है जब विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभव जानते थे। दूसरा, बीएनएस की धारा 190 जो आईपीसी की धारा 149 की अपेक्षा धारा 34 के उपबंध अधिक व्यापक हैं। यद्यपि दोनों ही धाराएं आणविक
दायित्व की है, यानी कंसल्टिंग दायित्व की है, के सिद्धांत पर आधारित है। परंतु धारा 34 का मुख्य तत्व समान आशय कॉमन इंटेंशन है, जबकि आईपीसी की धारा 149 के अधीन अभियुक्तों का संयुक्त दायित्व समान उद्देश्य पर आधारित है। तीसरा हम कहेंगे कि धारा 149 यानी बीएनएस की धारा 190 के अंतर्गत अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जिसमें से किसी ने समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपराध किया हो। समान उद्देश्य जो कि धारा 189 में प्रमाणित उद्देश्यों में से कोई एक होना चाहिए। परंतु धारा 34 के लिए समान आशय कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। धारा 34 के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 है। देखिए साथियों, इस धारा के लिए 190 को क्यों कहा गया है? 189 के साथ 190 पढ़ना चाहिए। आईपीसी की धारा 149 और बीएनएस की धारा 190 एक है, यानी कि 190 में आईपीसी की धारा 149 समरूप है। इसमें कम से कम 5 सदस्य होना चाहिए और 5 सदस्यों की धारा विधि विरुद्ध जमाव में होती हुए क्या कार्य करना चाहिए वो बताया गया है। वो हमने आपको क्या बताया था अभी, कि उनके द्वारा किसी कार्य के निष्पादन में, जैसे किसी विधि के या वैध प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध किया जा रहा हो, कोई रिश्ती की जा रही हो, या आपराधिक अत्याचार किया जा रहा हो, किसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया हो, किसी व्यक्ति को किसी चीज से वंचित कर दिया गया जिसमें उसको उपयोग कर सकता था अधिकार हो, या किसी को किसी कार्य को कराने के लिए बाध्य करना। तो ये इन सब के दौरान, इन सब के कार्य में, मतलब इन सब को कंप्लीट करने के लिए इनका उद्देश्य, जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, इनका उद्देश्य यही था कि इस प्रकार का कार्य पूरा हो, फिर कोई अपराध होता है तो 149 के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन 34 में क्या है? इसके अलावा पहली कंडीशन, उसमें 5 से कम सदस्य हों। दूसरी कंडीशन, मिनिमम 2 हों। और तीसरी कंडीशन, उसमें किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है? आशय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पुरानी रंजिश भी हो सकती है, बदला लेना भी हो सकता है, दौस जमाने के लिए भी हो सकता है, दहशतगर्दी के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो 149 में क्या बताया गया है कि जो कंडीशन विधि विरुद्ध जमाव के लिए की जाती, उन विधि विरुद्ध जमाव में किया गया कार्य, विधि विरुद्ध जमाव में समान उद्देश्य के लिए कार्य करते समय जो अपराध कारित किया जाता है वो इस धारा के अंतर्गत आता है। क्या आता है? इस धारा के अंतर्गत आता है। आईपीसी की धारा 34 बीएनएस की धारा 3(5) के अंतर्गत किसी विशिष्ट अपराध की निर्मित नहीं होती, अपितु ये धारा समान आशय की दशा में आपराधिक दायित्व से संबंधित है। परंतु आईपीसी की धारा 149 जो कि बीएनएस की धारा 190 है के अंतर्गत एक विशिष्ट अपराध निर्मित होता है, अर्थात धारा 149 विनिर्दिष्ट अपराध का सृजन करती है। क्यों? क्योंकि ये 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व के लिए कोई प्रकट कृत्य होना आवश्यक है, अर्थात सभी अपराधियों की सक्रिय भागीदारी साबित होना आवश्यक है। परंतु इस धारा में अभियुक्त का विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना मात्र पर्याप्त है। इसमें कोई भागीदारी होना जरूरी नहीं, लेकिन उसमें भागीदारी होना आवश्यक है। धारा 34 संयुक्त दायित्व मात्र का एक सिद्धांत है, परंतु 149 आईपीसी संयुक्त दायित्व का एक सिद्धांत होने के साथ साथ एक निर्दिष्ट अपराध है। यद्यपि समानता सदस्यों के विरुद्ध दंड उस अपराध के लिए होता है जो उन्होंने कारित किया, अतः उचित दंड उपबंध की इस धारा के साथ पढ़ा जाता है। निर्णीतवाद महादेव शर्मा बनाम बिहार राज्य में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जब अभियुक्त की धारा आईपीसी के 149 के साथ पठित धारा 302 आईपीसी का अधीन दोष शुद्धि की जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि धारा 147-48 के आरोप का अपराध भी लगाया जाए, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 की धाराओं की संरचना में यह स्पष्ट है कि धारा 149 के आरोप में धारा 147-148 का अपराध स्वयं में समाविष्ट होने के कारण इन धाराओं के अंतर्गत पृथक आरोप अधरोपित किए जाना आवश्यक नहीं है। इस धारा के अंतर्गत 149 के अंतर्गत ये 147-48 आ जाता है, इसलिए जब ये धारा लग जाएगी तो फिर इसकी जरूरत नहीं है दंडित करने के लिए। मरिदासन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में दो गुटों के झगड़े में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति पर घातक हमले के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
मर्दासन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में 2 गुटों के झगड़े में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति पर घातक हमले के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि उक्त व्यक्ति के उक्त विधि विरुद्ध जमाव मृतक पर हमला करने के समान उद्देश्य से इकट्ठा नहीं था, अतः अभियुक्तों के प्रति धारा 149 लागू होना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि वो बीच बचाव कर रहा था। बीच बचाव के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। अगर वो किसी चीज का विरोध कर रहे थे या कोई चीज जबरदस्ती करवाते फिर उसमें किसी की मृत्यु होती तो फिर इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता। समान उद्देश्य को अग्रसर करने में कार्य ऐसा होना चाहिए जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया हो। जहां पर विधि विरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य या विरोधी दल के आदमियों की पिटाई करना और उसमें से एक ने विरोधी दल के एक सदस्य के पेट में भाला भोंक दिया और उसे मार डाला और उसका वह कार्य बिना किसी पूर्व चिंतन के ही किया गया था, तो विधि विरुद्ध का जमाव के किसी सदस्य के मन में नहीं था तो जमाव के अन्य सदस्य हत्या के दोषी नहीं ठहराए जा सकते। फिर से समझिए, इसमें क्या स्पष्ट किया गया है। जहां पर विधि विरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य या विरोधी दल के आदमियों की पिटाई करना उसमें एक ने विरोधी दल के सदस्य के पेट में भाला भोंक दिया और उसे मार डाला, उसका वह कार्य बिना किसी पूर्व चिंतन के ही किया गया था और विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के मन में नहीं था कि इस प्रकार से भाला मारना है, तो जमाव के अन्य सदस्यों को हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। समान उद्देश्य को अग्रसर करने में इस शब्द का अभिप्राय है जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने के दौरान से नहीं है। इसका अर्थ यह है कि किया गया अपराध जमाव के समान उद्देश्य से निकटतम रूप में संबंधित था। यह वह कार्य ऐसा है कि जिसके विषय में साक्ष्य से प्रतीत होता है कि जमाव के सदस्यों पर जिस समान उद्देश्य का आरोप है वह उसी की पूर्ति के लिए किया गया है। यानी अपराध जो जिस उद्देश्य के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है उसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो अपराध किया जाता है वह इसके तहत समान उद्देश्य माना गया है, समान उद्देश्य के अग्रसर में किया गया अपराध माना गया है। समान उद्देश्य को अग्रसर करने में इन शब्दों का अर्थनयन करने में इन्हें समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बराबर ही लिया जाना चाहिए। समान उद्देश्यों और किए गए अपराध में कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए और अगर यह पाया जाए कि वह अपराध उसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था तो जमाव का हर सदस्य उसके लिए दंडनीय होगा। क्या होगा? जमाव का हर सदस्य उसके लिए दंडनीय होगा। इसलिए विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा बीएनएस की धारा 189 में वर्णित 5 उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक को अग्रसर करने में किए गए कोई अपराध विधि विरुद्ध जमाव गठित करने वाले उसके साथियों को उस अपराध के लिए बीएनएस की धारा 190 के तहत दंडनीय बना देगा। अलाउद्दीन मियां बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में विधि विरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य एक निर्दिष्ट व्यक्ति की हत्या करना था। अतः उस जमाव के 2 सदस्यों ने उस व्यक्ति का पीछा किया। उन्हें अपने पीछे आते देख उस व्यक्ति को अपनी जान के खतरे की आशंका हुई, अतः वह अपनी पितरक्षा हेतु भाला लाने के लिए अपने मकान में दौड़कर घुसा, परंतु उसकी पत्नी द्वारा उसके बाहर आने का मार्ग रोके रखे जाने के कारण उसका पीछा करने वाले अवैध जमाव के सदस्य हताश हो गए। जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो इन सदस्यों ने निराशा के कारण घर के बरामदे में खेल रही अपनी आशायित शिकार उस व्यक्ति के 2 जवान लड़कियों को गोली से भून डाला। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस हत्या के लिए जमाव के अन्य सदस्यों की दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया, क्योंकि वह कार्य न तो उनका समान उद्देश्य था और न समान उद्देश्य का अनुषंगिक भाग ही था और न उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ही था। वहां भी जहां समान उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर न विकसित हुआ हो बल्कि घटना स्थल पर तुरंत विकसित हो सकता हो, इस प्रकार जहां ऐसा प्रतीत होता था कि किसी दल के सदस्यों ने अपने आप को कोई समूह में विभाजित कर लिया है और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगे हों और एक ही साथ उस पर टूट पड़े और सभी ने मिलकर उसकी लाश हटाई, यह तथ्य कि वे लोग किसी योजना के अधीन किसी एक स्थान पर जमा नहीं हुए किंतु वहां अलग अलग आए, उच्चतम न्यायालय ने इस बात को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि संवेदना के उस क्षण में ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक संगठित ढंग से कार्य कर रहे थे। सूरजलाल बनाम स्टेट ऑफ एमपी के बाद में जहां विशिष्ट रूप से करार केवल यह था कि अपने शिकार की पिटाई की जाए, किंतु उनमें से एक ने चाकू निकाला और शिकार को भोंक दिया। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया न तो प्रारंभिक स्तर पर न ही कार्यान्वयन स्तर पर जब वो मारपीट स्टार्ट हो रही थी यह कहा जा सकता था कि घातक चोट कारित करने का कोई उद्देश्य था जिसके लिए अन्य सभी लोगों को मृत्युदंड से दंडनीय हो सके। करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में
जहां कई अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया और चोटें कारित की थी। तथापि सिर पर एक छिन्न घाव के अतिरिक्त टांगों पर आए सभी जख्म विदीर्ण थे। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य घोर उपति कारित करना था, न कि हत्या करना था। अभियुक्तों की दोष सिद्धि को बदलकर 302 149 से धारा 326 149 के अधीन कर दिया गया। साथियों, ये थी क्या विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी किस प्रकार से होगा, ये हमने आपको स्पष्ट किया। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।